सो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों का है स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज्ड सेल। किसी भी सेल का जनरल स्ट्रक्चर, यानी अच्छा अब इसमें जो है वो इस आर्टिकल में बेसिकली आपको क्या बताया गया है कि व्हाट कैन यू ऑब्जर्व इन अ जनरल सेल, या आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ें पता लगेंगी। एक तो ये कि कॉमन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं हर सेल में, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि सेल दो तरह के होते हैं। एक तरह का सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, इनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और दूसरी तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं उनमें एक बड़ा वाज़े फ़र्क होता है, जो आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। तो इनमें कॉमन क्या चीज़ें हैं, तो बेटा याद रखिए कि स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज्ड सेल में आपको सबसे पहले उन्होंने जो बात बताई है वो ये है कि किसी भी दो सेल में, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उनमें ये तीन चीज़ें लाजमन कॉमन होंगी। नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म, और नंबर 3 क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस हर सेल में कॉमन नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो हैं उनमें जो सबसे वाज़ेह फ़र्क होता है वो ये होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं होती जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर बाउंड्री होती है। सो बेसिकली जो इनमें जो तीसरी कॉमन चीज़ है वो एक्चुअली क्रोमैटिन मटेरियल तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है उसकी जगह क्रोमैटिन मटेरियल। ये किसी भी सेल का जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है, किसी भी सेल का जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर, ये तीन चीज़ें हर सेल में पाई जाती हैं, जो कि हम अच्छा जो हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। देखें, ये तीन चीजें वो हैं जो हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप में ये तीनों चीजें हमें सबसे ज्यादा सबसे पहले नजर आती हैं। आपको पता है कि किसी भी साइंटिस्ट ने जब डिस्कवरी की है तो सबसे पहले अंडर द माइक्रोस्कोप उसको ये तीन चीजें नजर आई। नंबर 1 आउटर बाउंड्री, नंबर 2 इनर मटेरियल जो ग्रैन्युलर था, यानी ये कौन सा मटेरियल हो गया, ये साइटोप्लाज्म, और नंबर 3 जो इसमें इनको नजर आया वो था सेंट्रल बॉडी, यानी इसमें जो है बाद में क्रोमैटिन मटेरियल डिफाइन हुआ, सेंट्रल बॉडी। याद रखिए ये वो सेल है जिसको आपने अभी खोला नहीं है। बंद सेल के जो स्ट्रक्चर आपको माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं, बंद सेल के, मतलब आपने माइक्रोस्कोप के नीचे आपने जो है वो स्लाइड रखी, एक सेल रखा, माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड रखी और उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। अभी आपने सेल को ओपन नहीं किया। सेल को ओपन किए बगैर आपको जो सेल के तीन स्ट्रक्चर नजर आएंगे वो आपने अभी पढ़े, कौन कौन से, ग्राउंड मटेरियल यानी साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड द थर्ड वन इज क्रोमैटिन बॉडी या सेंट्रल बॉडी। ठीक है, ये तीन स्ट्रक्चर जो है ये तो आपको बड़े इजीली नजर आ जाएंगे। तो यहां पे वो यही बता रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल, जनरलाइज्ड सेल जो है उसका स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि दिस इज अ क्लोज सेल, हमने इसको ओपन नहीं किया, क्लोज सेल है। क्लोज सेल से क्या मुराद है कि भाई ये ओपन नहीं है और इसको हमने सिर्फ बाहर से जो है वो ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड। ठीक हो गया। तो अब अगर जो है वो हम अगर चाहें, फर्ज करें कि हमारा टारगेट होता है कि एक क्वेश्चन हम यहां लिखते हैं कि हाउ टू नो व्हाट इज इनसाइड द सेल, किसी भी सेल के अंदर क्या है। क्या कह रहे हैं आप? हुज़ैफा आपके पास नहीं हो रही? जी बेटा, आप दोनों बाकियों को स्क्रीन शेयर हो रही है? हुज़ैफा अपनी तरफ चेक करें यार। जुरैज, हो रही है स्क्रीन शेयरिंग? ये आपको नजर आ रहा है पीडीएफ स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल लिखा हुआ, ये हो गया? अच्छा, वो मेरे ख्याल है थोड़ा सा आपकी तरफ शायद सिग्नल ड्रॉप हुई। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि हाउ टू नो व्हाट इज इनसाइड द सेल।
ये कैसे जाना जाए कि जनरलाइज स्ट्रक्चर का जनरलाइज सेल का स्ट्रक्चर तो हमें पता लग गया कि भाई जनरलाइज जो स्ट्रक्चर है, जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को रखते ही हमारे पास जो है ये माइक्रोस्कोप का जो है वो स्कोप है, और इसके नीचे रखते ही हमें जो है वो क्या चीज नजर आएगी, वो तो वो तीन चीजें थी जो हमने पढ़ ली, ठीक है। लेकिन सेल के अंदर क्या है ये कैसे देखा जाएगा, ये देखने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, और वो टेक्निक क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। पहले मुझे बताइए अरहम किधर है, काफी दिनों से ये नाम नजर नहीं आया। उसने छोड़ दी बायो क्लास या उसने एकेडमी छोड़ दी? केमिस्ट्री क्लास में भी नहीं आता, केमिस्ट्री फिजिक्स? सही है, ठीक है, ओके जी। अब आगे चलते हैं। देखिए जो हमारे पास आ गया जनरलाइज सेल, उसके बाद हम सेल के इनसाइड को पढ़ने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। ये एक बड़ी जबरदस्त टेक्निक है और बड़ी ही जिसको आप कहते हैं कि सेंसिटिव टेक्निक है। फ्रैक्शनेशन का मतलब होता है डिवाइड इनटू पार्ट्स। हम सेल को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सेल को उसके हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इनटू पार्ट्स, ठीक है। सेल को जब हम उसके हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो हम अलग अलग हिस्सा जो है वो पढ़ते हैं, सेल को ब्रेक कर देते हैं। तो सेल को ब्रेक करने के लिए हाउ टू परफॉर्म, देखिए हमने करनी है सेल फ्रैक्शनेशन, ठीक है। तो हाउ टू परफॉर्म, कैसे ये काम किया जाए कि सेल को ब्रेक किया जाए और उसके अंदर के स्ट्रक्चर जो हैं वो कैसे ये काम जो है वो हम सर अंजाम देंगे। बेटा एक टेक्निक इसके लिए हम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन जो है उसके लिए जो ये है टेक्निक का नाम, ठीक है, ये टेक्निक है। और इसके लिए जो अपरेटस यूज होता है और उसको आप मेरे ख्याल नाम जान गए होंगे, क्योंकि जो है वो आप लोगों ने फिजिक्स में भी इस मशीन को पढ़ा हुआ है किसी हद तक। ये होती है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज सेंट्रीफ्यूज मशीन है, और सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो टेक्निक है जिसके जरिए हम सेल के पार्ट्स को अलहदा अलहदा करते हैं। अच्छा, अब कैसे करते हैं? सबसे पहले तो बेटा जो अब हम पढ़ेंगे वो सेंट्रीफ्यूज का रूल है। देखिए याद रखिए कि सबसे पहले जो है ना हम क्या करेंगे कि एक टिश्यू लेंगे। आपको अच्छे तरीके से पता है कि एक टिश्यू में कई सेल होते हैं, एक टिश्यू में कई सेल मौजूद होते हैं। आप एक टिश्यू या छोटा सा टुकड़ा काटेंगे, उसको होमोजेनाइज करेंगे। होमोजेनाइज मतलब ये सब कुछ अलहदा अलहदा था ना, सारे सेल अलहदा थे, आप उन सारों को इकट्ठा कर देंगे, एक दूसरे के साथ होमोजेनाइज कर देंगे, एक ही जगह पर इकट्ठा कर देंगे। होमोजेनाइज होता है एक ही जगह पर सब चीज़ों को इकट्ठा कर देना। आप उन सब चीज़ों को होमोजेनाइज करेंगे, ठीक है। होमोजेनाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको डालेंगे जनाब जूसर में। इस मटेरियल को आप डालेंगे जूसर में, और जूसर के नीचे जो छुरी मौजूद होती है, जो ब्लेड मौजूद होता है, उसको कहते हैं क्लीवर, ठीक है। आप वो घुमा देंगे, ये जनाब तेजी तेजी घूमेगा और सारा मटेरियल, सारे सेल, सब कुछ जो पहले अलग अलग था, हर सेल एक दूसरे से अलहदा अलहदा था, सारा टिश्यू फ्लूइड में अलहदा अलहदा था ये, ठीक है। सारे को उस ब्लेड के जरिए, उस मिक्सर के जरिए, एक्चुअली इट इज नॉट अ जूसर, इट इज अ मिक्सर, उस मिक्सर के जरिए हम उस सबको होमोजेनाइज कर देंगे। जो चीजें अलहदा अलहदा थी वो इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम उसको इट वुड नॉट बी अ जूसर, इट वुड बी अ मिक्सर, इसको मिक्सर में डाल देंगे। उसके बाद मिक्सर में डालने के बाद होमोजेनाइज हो गया, ठीक है। अब आप आइए, होमोजेनाइज करने के बाद हमने एक टेक्निक जिस टेक्निक यूज करनी है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसको अब हमने डालना है सेंट्रीफ्यूज में। अच्छा, अब ये सेंट्रीफ्यूज में डालने से पहले कुछ चीजें समझ लें बेटा। याद रखिए कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने सेंटर के इर्द गिर्द घूमता है तो उस ऑब्जेक्ट के सेंटर के इर्द गिर्द घूमने के दौरान एक फोर्स होती है जो कि उसको सेंटर की तरफ खींचती है, जिसको आप कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आप जानते हैं, मैं सिर्फ जरूरत के तहत आपको बता रहा हूँ। और एक फोर्स वो होती है जो उसको सेंटर से अवे मूव करती है, दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं, उसको आप कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये जो
टेक्निक बनाई गई है, इट इज ऑन द रूल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों भला? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट जितना हैवी होगा, हैवियर द ऑब्जेक्ट, वो उतना ही ज्यादा मूव करेगा, मोर इट विल बी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। जितना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का मैस होगा, वो उतना ही ज्यादा अपने सेंटर से मूव करेगा और अवे मूव करेगा। इसकी एग्जांपल आपको देता हूं। एक पत्थर एक डोरी से बांध ले और घूमना शुरू हुए एक खास स्पीड से जाके आपने उसको छोड़ दिया, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अगर आप एक भारी पत्थर को लेकर घूमते हैं और उसी सेम स्पीड पर लाकर उस पत्थर को उतनी ही ऊंचाई पर छोड़ते हैं, तो वो पत्थर छोटे पत्थर से ज्यादा दूर जाएगा। क्यों? उसका मैस ज्यादा है। उसको जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी तो वो अपने सेंटर से कई गुना दूर जाकर गिरेगा, अपने सेंटर से कई गुना दूर जाकर गिरेगा। ये इसी प्रिंसिपल पे काम करती है ये मशीन। हैवियर द ऑब्जेक्ट, मोर विल इट क्रॉस द डिस्टेंस, उतना ज्यादा इसने जो है वो डिस्टेंस क्रॉस करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, देखिए एक मशीन होती है हमारे पास, इट इज जस्ट लाइक दिस। ऐसे एक बॉक्स होता है, ठीक है, ये एक बॉक्स है आपके पास, और इस बॉक्स के अंदर जो है वो आपके पास एक अदद इस तरह से सर्कल बना हुआ होता है। इसको अगर आप जो है वो थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो क्या पता लगता है कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं। ये होल्स 3 4 5 6 हैं, ठीक है। ये किसके होल्स हैं बेटा? ये होल्स होते हैं टेस्ट ट्यूब्स के। ये टेस्ट ट्यूब्स के होल होते हैं, इनमें टेस्ट ट्यूब्स हमने डालनी होती है, ठीक है। अब याद रखिए कि हमारे पास एक ये टेस्ट ट्यूब मौजूद है, ये टेस्ट ट्यूब मौजूद है। ये जो सॉल्यूशन हमने होमोजेनाइज्ड किया था, ये जो सॉल्यूशन हमने होमोजेनाइज्ड किया था, इस सॉल्यूशन को हम डाल देंगे टेस्ट ट्यूब में। और इस टेस्ट ट्यूब में जब हम सॉल्यूशन को डाल देंगे, ऐसे इसको जो है वो फिल कर लेते हैं, टेस्ट ट्यूब को सॉल्यूशन में डाल दिया, सॉरी, इस सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। उसके बाद हम इस टेस्ट ट्यूब को ऐड कर देंगे वापस सेंट्रीफ्यूज में, ठीक है। अब याद रखिए, सेंट्रीफ्यूज में ऐड करने के बाद अगला काम हमने क्या करना है, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसको क्लोज करने के बाद हम इस सेंट्रीफ्यूज को, ये जो आपके पास एक सर्कल आया था जिसमें 6 मैंने फर्दर सर्कल बनाए थे, इस पूरे को अपने एक्सिस के गिर्द घुमाएंगे। याद रखिए, इसका जो तरीका होता है घुमाने का वो कुछ इस तरह, इसके अंदर एक रॉड होता है, उस रॉड के साथ एक और रॉड लगा हुआ होता है, और टेस्ट ट्यूब जो है वो ऐसे सीधी हो जाती है। ऐसे एक और रॉड लगा हुआ होगा, टेस्ट ट्यूब जब घूमेगी तो वो ऐसे सीधी हो जाएगी। ओहो, टेस्ट ट्यूब जब घूमेगी तो वो ऐसे सीधी हो जाएगी। वैसे टेस्ट ट्यूब नीचे की तरफ होती है, आपको पता है। ये जो टेस्ट ट्यूब होती है, जब आप इसको टेस्ट ट्यूब को इसमें लगाते हैं तो टेस्ट ट्यूब नीचे की तरफ होती है, ऐसे नीचे की तरफ जो है वो इसका रुख होता है टेस्ट ट्यूब का। लेकिन जब आप इसको घुमाना शुरू करते हैं, जब आप इसको अपने एक्सिस के गिर्द घुमाना शुरू करते हैं, तो टेस्ट ट्यूब जो है वो सीधी हो जाती है, बिल्कुल वैसे इनका एंगल जो है वो जमीन की तरफ होता है। सो अब देखिए, डिपेंड ये करता है कि आप इसको कितनी स्पीड पर घुमाते हैं। आप लोगों ने आरपीएम का वर्ड सुना हुआ है, आरपीएम क्या होता है जी बेटा? इसके लिए प्रॉपर वर्ड होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन मतलब घूमना, 1 मिनट में कितनी दफा घूमता है, ठीक है। तो याद रखिए, डिफरेंट सेंट्रीफ्यूजेस की डिफरेंट स्पीड होती है। ये 20,000 आरपीएम 1 मिनट में 20,000 दफा से लेकर 2 लाख दफा घूमने की ताकत रखता है। सेंट्रीफ्यूज इससे भी बड़े बड़े आ चुके हुए हैं, ठीक है। 1,20,000, 1,50,000, 2 लाख आरपीएम, ये लैब सेंट्रीफ्यूज की बात कर रहा हूँ। सेंट्रीफ्यूज जो हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं जो इंडस्ट्री में होते हैं। लैब सेंट्रीफ्यूज 1,50,000 तक आमतौर पे उनकी लिमिट होती है। पहले आप उनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर ये जो 1,50,000 तक की स्पीड होती है, इसको हम कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या होगा कि जब आपने कोई भी पार्ट अलहदा करना होगा, उसको एक खास स्पीड पर घुमाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने न्यूक्लियस अलहदा करना है, न्यूक्लियस जो है वो अप्रोक्सीमेटली हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट है, तो न्यूक्लियस अलहदा करने के लिए आप क्या करते हैं, आप तकरीबन इसको 50,000 की स्पीड पर घुमाते हैं, 50,000 आरपीएम की स्पीड पर घुमाते हैं।
लेकिन अगर आपने राइबोसोम अलहदा करने होते हैं उस होमोजेनाइज्ड मटेरियल में से जो आपने शुरू में होमोजेनाइज कर लिया था, अगर आपने राइबोसोम अलहदा करने हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप उसको 1,50,000 आरपीएम की स्पीड से घुमाते हैं। अलहदा कैसे होता है ये देखिए बेटा, जब ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है ना तो इसके अंदर एक ग्रेडियंट बन जाता है। ग्रेडियंट कैसे बनता है गौर कीजिएगा इधर, इसमें डिफरेंट वजन के मुताबिक पोर्शंस बन जाते हैं टेस्ट ट्यूब में। जी बेटा, सेंटर से सबसे दूर कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, हैवीएस्ट या लाइटेस्ट? जी बच्चे, सेंटर से सबसे दूर कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? जी, सेंटर से सबसे दूर हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब इसमें इसका क्या मतलब है, इसका जरा मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सेंट्रीफ्यूगेशन की, आपने जनाब सेंट्रीफ्यूगेशन की और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने भी हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट हैं इंक्लूडिंग न्यूक्लियस या और न्यूक्लियस के करीब करीब के जो हैवीएस्ट हैं वो सबसे निचले हिस्से में जमा हो जाएंगे। क्यों? अगर आप इसको देखें तो सेंटर से सबसे दूर हिस्सा कौन सा है? ये वाला ना। सेंटर से सबसे दूर हिस्सा जो है वो ये वाला है और सेंटर से सबसे करीब हिस्सा ये वाला है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये हिस्सा सेंटर से सबसे दूर है, दिस वन, अगर ये सेंटर से सबसे दूर है तो इसमें हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट यहां जमा हो जाएंगे, उससे लाइट ऑब्जेक्ट यहां जमा हो जाएंगे, उसके बाद आते जाइए फिर मजीद लाइट ऑब्जेक्ट इस जगह जमा हो जाएंगे और लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट इस जगह जमा हो जाएंगे। अगर आपका पर्पस क्या है कि आपने हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट उठाने हैं तो आप यहां से हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट उठा लेंगे और अगर यानी आप यहां से सोल्यूशन ले लेंगे, और अगर आपने लाइटेस्ट मटेरियल लेना है तो आप यहां से मटेरियल ले लेंगे। हो सकता है कि यहां से आपको क्या मिल जाए, राइबोसोम। लेकिन अगर आपने न्यूक्लियस लेना है तो आप कहां से लेंगे? न्यूक्लियस लेना है तो कहां से लेंगे आप? जी बेटा, लास्ट पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है इससे न्यूक्लियस आप लेंगे क्योंकि हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट सबसे दूर जाएगा। सो इस तरह से हम सेल के पार्ट्स को अलहदा करते हैं, उनका ग्रेडियंट बना देते हैं, सबसे हैवी सबसे एंड पे, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, फिर उससे, ये ग्रेडियंट बन जाएगा, वेट का ग्रेडियंट बन जाएगा। ठीक है, सो वेट का ग्रेडियंट जो है उसके मुताबिक हम सोल्यूशन को उठाते जाएंगे कि ये चीज यहां पर होगी, ये चीज यहां पर होगी, ये चीज यहां पर होगी। इस तरह से हम जो है वो ले सकते हैं, सेल के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। जी बेटा, क्लियर हुई बात? इसमें कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बताइए, या कोई बात रिपीट करवानी है तो। नहीं, क्लियर हो गया? वो अच्छा जी, इसके बाद जी कासिम क्या पूछ रहे हैं, बोलो। ओके, अच्छा जी, इसके बाद देखिए बुक में क्या है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, ये है सेल्फ वैक्सीनेशन। ठीक है, ये भी बताया हुआ साथ ही ये। और उसके बाद जो है वो होमोजेनाइज्ड और डिसरप्टेड विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, मिक्सर वगैरह के जरिए। दिस सेपरेशन इज अचीव्ड बाय स्पिनिंग द होमोजेनाइज्ड और डिसरप्टेड सेल्स इन अ स्पेशल मीडियम इन अ सेंट्रीफ्यूज एट मीडियम स्पीड। मीडियम स्पीड हो सकती है, हाई स्पीड हो सकती है। तो ये सारा यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद जो है ये दिखाया हुआ इन्होंने एनिमल सेल। एनिमल सेल ये सारा एनिमल सेल ऐसा नहीं होता, मतलब हमारे एनिमल सेल इस तरह नहीं होते। हम अगर एनिमल्स में आते हैं तो हमारे सेल्स नॉट नेसेसरीली उनमें फ्लैजेला होगा, नहीं, हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल्स में जो स्पर्म होता है, जैसे हमारे सेल्स में स्पर्म होता है उसके बाद फ्लैजेला होता है। लेकिन ये इन्होंने रैंडम दिखाया हुआ है कि डिफरेंट, जैसे आप देख लीजिए डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनमें फ्लैजेला मौजूद होता है, आप 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे जाकर। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर ये भी एनिमल्स में है। गोल्जी अपरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल, पेरोक्सिसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे ये एनिमल सेल में मौजूद होते हैं। इसके बाद उन्होंने प्लांट सेल को डिफरेंशिएट किया हुआ है। जैसे उन्होंने प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटस दिखाया हुआ है, जबकि प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटस ऐसा नहीं होता। याद रखिए, प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटस को गोल्जी अपरेटस नहीं कहते, प्लांट सेल्स में गोल्जी अपरेटस का नाम होता है डिक्टायोसोम। डिक्टायोसोम, ठीक है, प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटस, नॉट गोल्जी अपरेटस। फिर आप देखिए कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो मौजूद होता है।
ये कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ ऊपर दिखाए हुए हैं जो प्लांट्स में नहीं होते, जैसे ये जो है ये वाले, ये ठीक है। जबकि इधर इन्होंने कुछ मटेरियल दिखाए हुए हैं जो एनिमल सेल में नहीं होते। पेरोक्सिसोम मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इन्होंने डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं। ये ज़रा देख लीजिएगा, ये ज़रा आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन वगैरह आ सकता हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, और ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इसको मैं आप लोग, ये आर्टिकल लंबा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊँगा। अभी हमारी क्लास में तकरीबन 13 मिनट है, तो हम जो है वो उसको 10 मिनट पहले भी अगर ख़त्म कर दें कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि ये मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊँगा। डिटेल्ड आर्टिकल है, इसमें एक एक चीज़ को अलग अलग डिस्कस करना ख़ास तौर पे एमडी कैट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसके बाद एक्चुअली अब आप देखिए, ये मैं अब आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इसके बाद शुरू क्या हो रहा है। एक मिनट ज़रा सब्र कीजिएगा। लो भाई, हाँ जी बच्चे, इसके बाद जो है ना, अब नेक्स्ट चीज़ जो शुरू हो रही है आपके बुक में, दैट इज़ एक्चुअली वो जो आप कहते हैं ना कि सेल का जो जनरल स्ट्रक्चर है, सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं, अब हम इसमें वो देखने वाले हैं कि जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो अरेंज कैसे हुए हुए हैं, और उनमें से हर ऑर्गेनल का फंक्शन क्या है। याद रखिए, आप में से बहुतों कितने लोगों को 9th का चौथा चैप्टर पसंद था जिसमें सेल था? सेल समझ आया था 9th के चौथे चैप्टर में? जो सेल है ना, सबसे पहली बात, ये जो चैप्टर अब आने वाला है, अब आगे जो आप लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चौथा चैप्टर, इवन कई टीचर्स भी ऐसे होते हैं, जैसे शुरू शुरू में मुझे बड़ा मुश्किल लगता था कि सेल को 9th में कैसे पढ़ाया जाए, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अब पता लगता है कि ये कितना ईजी है। कैसे? वो ऐसे कि जब आप सारा कुछ रिलेट करके पढ़ते हैं ना कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ से रिलेटेड है और फ़लाँ चीज़ फ़लाँ से रिलेटेड है, तो फिर आपको पता लगता है कि एक्चुअली हम ही गलत कर रहे थे। एक्चुअली हम जो है वो हम ही गलत अंदाज से इसको पढ़ रहे थे। इसको पढ़ने का वो तरीका जो हमने 9th में पढ़ा हुआ है वो असल तरीका नहीं है। असल तरीका जो है वो इसको पढ़ने का ये है कि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन सब को रिलेट करके पढ़ा जाए, उन सब को इकट्ठा पढ़ा जाए और ये देखा जाए कि सेल में वो कहाँ कहाँ मौजूद है। ये बहुत मज़े का चैप्टर है इस बुक का ना। और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, अलग अलग फंक्शन, उनका काफ़ी डिटेल्ड फंक्शन इसमें मौजूद है। हम डायग्राम्स बना बना के देखेंगे और मैं आप लोगों को नेट से भी डायग्राम्स दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह ये है कि ये हमारा चैप्टर, उम्मीद है पूरा 1 महीना है हमारे पास, 1 महीने से पहले ख़त्म हो जाएगा, हम 5वें चैप्टर पे आ जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। तो लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ नेवर अ डिफ़िकल्ट चैप्टर। इवन अगर आप इसको खुद भी स्टडी करते हैं थोड़ी सी समझदारी से, तो ये इतना ईजी चैप्टर है कि आप बड़ी आराम से समझ सकते हैं। सो इट इज़ नेवर ए डिफ़िकल्ट चैप्टर, आराम से पढ़ा जाएगा। सिर्फ आपने क्या करना है, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ, इस सारी बात करने का मकसद क्या है, अगर आप चीज़ों को रिलेट करते रहते हैं ना सेल की, कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ है, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ है, ये दोनों इकट्ठे मिलकर वर्किंग कैसे करते हैं, सेल की हारमोनियस वर्किंग कैसे होती है, सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन्ड कैसे है, सेल को मेंटेन करने वाली चीज़ें कौन सी हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी कि कैसे जो है वो सारा सेल जो है वो अरेंज हुआ होता है। यहाँ पर मेरे पास ना एक बुक मौजूद है जिसमें बड़ी ज़बरदस्त डायग्राम्स हैं। अगर वो बुक ये रही, अगर ये बुक जो है ये जल्दी ओपन हो जाती है क्योंकि बहुत हैवी बुक है, 700 MB की बुक है, और ये मैं कोशिश करता हूँ इससे ना आप लोगों को सेल की फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम जो है वो दिखा दूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो क्या हो गया इसको, फंक्शनल कंसिडरेशन, अच्छा सेल साइटोप्लाज्म है ना, ओवरव्यू ऑफ सेल सर्वर, हाँ ठीक है, पेज नंबर 23। इसको ज़रा खुद ही नीचे आना पड़ेगा। ये माइक्रोस्कोप्स बताए हुए इन्होंने, ये बुक बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ यहाँ पे होगा ये साइटोप्लाज्म, और जो सेल का जो जनरल जो है ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेक करें।
ये क्या चीज़ें हैं भला, वो जो ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड्स, बड़े ज़बरदस्त किस्म की जो इसकी डायग्राम मौजूद है, चेक करें। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो सेल की ओवरऑल डायग्राम एक्चुअली मैंने देखनी थी, सेल की ओवरऑल डायग्राम कैसी है इसको देखते हैं। ओ, आपसे मैंने स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर रहा मैं, ओहो, इसमें जो है ना वो, ये मैं आपको फॉस्फोलिपिड्स की डायग्राम दिखा रहा था ऊपर, ये देखिए कैसी ज़बरदस्त डायग्राम है, और इसमें जो है वो सारा वो मौजूद है कि फॉस्फोलिपिड कैसे एक दूसरे के साथ भी जुड़े होते हैं, और दरमियान में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी इन्होंने दिखाए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाइए नीचे, जो मैं ये फॉस्फोलिपिड्स, मेम्ब्रेन्स, प्रोटीन्स, ये ट्रांसपोर्ट है, ये भी आती है उसमें ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, टॉपिक बड़ा छोटा सा है, लेकिन जो डिटेल इसकी जो है वो ज़रा ज़्यादा है, इसीलिए मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कल पे शिफ्ट किया। फेगोसाइटोसिस, ओवरऑल सेल की डायग्राम मैंने नहीं दी हुई, मेरे ख्याल है किसी और जगह दी होगी, वो मैं देखूंगा बाद में। फेगोसाइटोसिस दी हुई, लाइसोसोम्स, सारे ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो डायग्राम्स दिए हैं। माइक्रो ऑटोफेगी, ये वो है, हाँ, न्यूक्लियस में मैसेंजर आरएनए बन रहा है, मैसेंजर आरएनए बनने के बाद प्रोटीन को बाहर कैसे निकाला जा रहा है। सारे सेल के फंक्शन पूरा चौथा चैप्टर ही बताया हुआ है। ये वो है गोल्जी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर। चलें कोई नहीं, मैं कल इसकी डायग्राम ढूंढ के ना आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, कि सेल का जो जनरलाइज सेल का स्ट्रक्चर है वो परसों इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी डायग्राम दिखा दूँगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।